हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंगाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, कंटिन्यूएशन फॉर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर एचएससी क्लास 11। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए यहाँ पे मैं केटर तो जरूर कर रहा हूँ, बट बच्चों महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो किसी अन्य बोर्ड के है या फिर जो सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, जो या फिर एक तरह से जेई का प्रिपरेशन कर रहा है या मेनी मोर थिंग्स, मैथमेटिक्स को पढ़ना चाह रहा है एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उसको सीखना है, तो जरूर जाकर ये वीडियो को देख सकता है। ऐसा कोई एक्सक्लूसिवली एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ही होगा ऐसा नहीं है, ये सभी लोगों के लिए। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, अब तक हमने लेक्चर नंबर 4 तक तो पढ़ लिया। अगर आप लोग ने नहीं देखा है ये सारे सेशंस तो प्लीज जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने सारे प्लेलिस्ट डाल दिए हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक, एंड बाकी सारी चीजें भी आप लोग को मिल जाएंगे बच्चों। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है, जरूर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, इसके पहले मैं एक रिकैप करके देता हूं हम लोग ने क्या क्या अब तक पढ़ाई किया। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में सीखा, जिसमें हमने एडिशन प्रिंसिपल सीखा एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एंड उसके बाद में हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ाई किया। तो अगर आप ये दोनों चीजें नहीं जानते तो आज का सेशन शायद से थोड़ा कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो सकता है। आप पहले जाकर उन चीजों को देख ले। अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के बारे में सारी चीजें पता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं आज का सेशन। वैसे आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर जो है उसमें जो परम्यूटेशन वर्ड लिखा है सबसे पहले, वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों को सारे चीजें बताना चाहता हूं, परम्यूटेशन क्या होता है। कुछ बच्चों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता तो है, पढ़ते तो है, सीख भी लेते हैं, सॉल्व भी करना आता है, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दोनों का डिफरेंस क्या है यही पता नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीजें सीखेंगे। पहले परम्यूटेशंस मतलब क्या होता है सीखेंगे, परम्यूटेशंस पे अलग अलग तरीके होने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो काफी सारे सेशंस में बंटने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर, धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, परम्यूटेशन की बात हो रही है। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब नहीं समझ में आया रहेगा तो बताने की कोशिश करता हूं। परम्यूटेशन का सबसे पहला मतलब यहाँ पे देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है मैं आगे जाकर बता दूंगा। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, बट अरेंज करना कैसा, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। किसी ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है समझाने। तो बच्चों मान के चलो अगर आपके पास है ना एक 5 नंबर है 1 2 3 4 5, आप इस 1 2 3 4 5 को कितने कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, इसको परम्यूटेशन बोलते हैं। बट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम का मतलब क्या, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब मेरे केस में 5 लेटर्स है या फिर 5 नंबर्स है, तो मैं 5 को पांचों भी ले सकता हूं अरेंज करने के लिए, या कल जाकर 4 भी ले सकता हूं या फिर 3 ले सकता हूं। मतलब मुझे बोलना है कि मेरे पास 5 लेटर है, उस 5 लेटर में से मैं कोई भी 3 लेता हूं, 3 लेटर, एंड उसको कैसे अरेंज कर सकता हूं। 3 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, नहीं भी ले सकता। सो दीज आर कॉल्ड एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास कितने हैं, उसमें से आप टेकिंग ऑल या तो आप पूरा ले सकते हैं, नहीं तो सम एट अ टाइम, उसका अरेंजमेंट जो किया जाता है उसको परम्यूटेशन बोलते हैं। डोंट वरी गाइज, अगर आप लोग स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं पा रहे होगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझोगे, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके फाइन, सबसे पहले मैं बोलूंगा इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे 5 का एग्जांपल जो दिया था ना, यहाँ पे n को डिनोट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं उसको हम n बोलेंगे। सो इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड इफ वी आर टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, उन n ऑब्जेक्ट्स में से मैंने r ऑब्जेक्ट्स को ले लिए। अब r का वैल्यू n से हमेशा या तो छोटा होता है नहीं तो इक्वल होता है बच्चों। r का वैल्यू कभी n से बड़ा नहीं हो सकता। सिंपल है ना बच्चों। मैंने बोला मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है, उस 5 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने 6 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, कुछ सेंस बना बच्चों? नहीं ना। 5 में से 5 ले सकता हूं या फिर 5 में से कम भी ले सकता हूं, 4 3 2 1 0। I can't take more than that. इसीलिए बच्चा if we have n objects with us, we can take r objects, जहां पे r या तो n से छोटा होगा नहीं तो इक्वल हो सकता है। अगर हमने लिया तो हम अरेंजमेंट्स कितना बना सकते हैं, इसको हम परम्यूटेशंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी मेड, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड, इसको हम एक्चुअली डिनोट करते हैं बच्चा एनपीआर से। इसको एनपीआर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, बट दिस इज द मोस्ट यूज्ड तरीका बच्चा। कभी कभी एनपीआर लाइन में भी लिखा जाता है, बट हम ऐसे भी लिखते हैं एनपीआर। इस एनपीआर का मतलब होता है बच्चा परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम।
परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, बराबर है। तो NPR, तो NPR का एक फॉर्मूला होता है बच्चा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया आपके टेक्स्ट बुक में है, वैसे तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस अभी नहीं किया है। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन में आएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r दी होल फैक्टोरियल। दैट्स इट गाइस, इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। NPR का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r दी होल फैक्टोरियल। आई होप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ चुका है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो ग्रेट। अब बच्चों परम्यूटेशंस का कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अभी मैंने परम्यूटेशंस का है ना, आप लोग को समझ में तो आ गया कि अरेंजमेंट करना एंड ऑल दिस थिंग्स, बट आपको फिर भी लगा होगा ना, ये तो समझा बट थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हुआ है। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैंने ना क्या किया मालूम है, मान के चलो मेरे पास घर में है ना टेक्स्ट बुक्स पड़े थे। तो कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ा था, एक था फिजिक्स जिसको मैंने पी से डिनोट किया, एक था केमिस्ट्री एंड एक था बच्चा मैथमेटिक्स। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, यहाँ पे देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, मतलब n का वैल्यू 3 है। एंड मैंने सोचा कि मैं तीनों भी लेना चाहता हूं, सो टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो r का वैल्यू भी 3 है। समझने की कोशिश करो। तो बच्चों आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स एंड आई एम टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स में से तीनों ऑब्जेक्ट्स को ले रहा है, मतलब n भी 3 r भी 3। तो कितना वेज में अरेंज कर सकता हूं। अब बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का यूज करूंगा तो मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं, आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले बच्चा मैं PCM करके अरेंज कर सकता हूं, मतलब पहला फिजिक्स को रखा, फिर केमिस्ट्री को रखा, फिर मैथ्स को रखा। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं PMC, जहां पे मैंने फिजिक्स को पहले रखा, फिर मैथ्स को रखा, फिर केमिस्ट्री को रखा। फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं CPM, फिर मैं CMP कर सकता हूं। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स देख रहे हो बच्चा, ये तो आपको पता है। एंड एट द सेम टाइम मैं MPC कर सकता हूं एंड मैं MCP कर सकता हूं। तो इस हिसाब से बच्चा मैंने स्टैक ऑफ बुक्स को मैंने ऐसा रख दिया बच्चों। तो ये अरेंजमेंट हो सकता है क्या, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स कैन यू सी ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स है। अब ये करना बड़ा आसान था, बट फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिया ये 6 अरेंजमेंट्स को देखने के लिए। एंड क्या होता बच्चा, अगर ज्यादा बुक्स होते तो आपको अरेंजमेंट कितना लिखना पड़ता, बराबर ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज बच्चा 3p3। कैसे 3p3 किया, क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए एंड उसमें तीनों में से तीनों भी उठाए। सो देयर वर 3 ऑब्जेक्ट्स एंड 3 were taken at a time। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से इट वाज n फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल, मतलब 3 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल। यहाँ पे बच्चा 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल रहेगा, बट नीचे 3 माइनस 3 0 होता है, बट 0 फैक्टोरियल इज 1, इसलिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 मिलेगा एंड आपको 3 फैक्टोरियल मिलेगा। बच्चों अगर 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 6, एंड यहाँ पे 6 ही था, आंसर हो गया। तो कैन यू सी ओवर हियर कैसे परम्यूटेशंस आपका यहाँ पे एक लाइफ सेवर है बच्चा, कि आप लोग को कितना चीजें इतना सब करने के बजाय आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एंड इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू डू। डोंट यू एग्री विद दिस पार्ट? एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे आप सोच में पड़ रहे होंगे कि सर 3 फैक्टोरियल को आपने बाद में सॉल्व क्यों नहीं किया। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ जो आगे जाकर आप लोग के लिए काफी काम आने वाला है। बच्चों जब भी आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स, एंड आप r ऑब्जेक्ट्स लेते हो एंड आपका r का वैल्यू n के साथ हमेशा इक्वल रहेगा ना बच्चा। इट्स लाइक टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम फ्रॉम द 3 ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट्स भी 3 है एंड आप पूरे के पूरे 3 उठा रहे हो, तो इसका आंसर एक फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं। 3p3 का होता है 3 फैक्टोरियल, मतलब कल जाकर 10 ऑब्जेक्ट्स में से 10 उठाए तो 10 फैक्टोरियल। आपको फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट है, 10 फैक्टोरियल, खत्म। अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स थे, आपने पांचों के 5 उठाए, तो 5p5 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, काम खत्म। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने की जरूरत है, आपको फॉर्मूला नहीं लिखने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? सो इफ यू हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड इफ यू टेक n ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो npn का क्या वैल्यू हो जाएगा बच्चा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। ओके चलो, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ना परम्यूटेशंस को थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आ गया, बट अभी ना एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहता हूं। मान के चलो आपके पास फिजिक्स का बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, मैथमेटिक्स का बुक है, एंड इस बार मेरे पास बायोलॉजी का भी बुक है, तो PCMB है मेरे पास। एंड इस बार मेरे पास है तो वैसे 4 बुक्स, 4 ऑब्जेक्ट्स है, बट मैं चारों के 4 नहीं उठाने वाला। मैं सिर्फ 2 उठाऊंगा या 3 उठाऊंगा, मेरी मर्जी। तो मैंने कितना उठाया, टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो यहाँ पे बच्चों आपके टोटल ऑब्जेक्ट्स n कितना है, n इज इक्वल टू 4 है, बट आप एक ही टाइम में कितना बुक्स उठाना चाह रहे हो, तो 2 ही ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो, मतलब r का वैल्यू 2 है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक रफ आइडिया देना चाहता हूं। देखो, तो 2 ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना बोला है कि मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही उठाऊंगा या फिजिक्स या बायोलॉजी उठाऊंगा, नहीं, कोई भी 2 उठाओ।
एंड उसके अरेंजमेंट्स करो, तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। आउट ऑफ द 4 बुक्स 2 उठाऊंगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री का उठा सकता हूं, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स उठा सकता हूं जो बाद में आएगा, फिजिक्स एंड मैथ्स का उठा सकता हूं, एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी का उठा सकता हूं। चलो फिजिक्स के तो हो गए, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स उठा सकता हूं। आप बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में फर्क क्या है? कॉम्बिनेशन में कुछ फर्क नहीं होगा, आगे जाके सीखेंगे। परम्यूटेशंस में फर्क होता है, बिकॉज परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। फिजिक्स पहले आया, केमिस्ट्री बाद में आया। दूसरे केस में केमिस्ट्री पहले आया, फिजिक्स बाद में आया। तो अरेंजमेंट्स डू मैटर हियर। तो आपका जो ये होता है ना, ऑर्डर होता है, मैटर करता है परम्यूटेशंस में। इज दैट क्लियर? तो पीसी होने के बाद सीपी, सीपी के साथ सीएम आ जाएगा, एंड सीएम के साथ सीबी आ जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों मैं एमपी कर सकता हूं, मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री, मैथ्स बायोलॉजी। फिर मैं बायोलॉजी फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैथ्स भी कर सकता हूं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है बच्चों आप लोग के पास जो जहां पे 2 बुक्स उठाओगे एंड उसका अरेंजमेंट करने का? कुछ भी नहीं है। दीज आर द थिंग्स। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। ओके, तो 12 है, बट कितना मगजमारी करना पड़ा। अब देखो फॉर्मूला से कैसे चुटकी भर में होता है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वेयर देयर? 4। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डिड यू टेक एट अ टाइम? 2। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं 4p2, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ का परम्यूटेशन टेकिंग 2 एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल, मतलब 4 - 2 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल ही होता है, 4 - 2 2 होता है, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल नोटेशन का पढ़ाई किया रहेगा तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कैंसिल करोगे तो 4 × 3 बचेगा, दैट एक्चुअली गिव्स मी द आंसर एज 12। एग्जाम्पल देखो बच्चों, रफ आइडिया से भी 12 ही मिला था। आई होप बच्चों अभी आप लोग को पूरी तरह से परम्यूटेशंस का एक बेसिक आइडिया आ चुका है बच्चा, एंड परम्यूटेशंस को आप लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो परम्यूटेशंस हो चुका है तो एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं, नोट्स में लिख के रखो, क्योंकि बाद में अगर भूल जाओगे तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। आप अच्छी तरह से इसको भी देखें। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं बच्चा? रेपिटेशन, परम्यूटेशन व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड। इसमें ना बच्चा जब आपको परम्यूटेशंस करने के लिए कोई बोलेगा, अगर आपको कोई परम्यूटेशन निकालने को बोलेगा एंड उसमें रेपिटेशंस अगर अलाउड रहेंगे तो आपको है ना वो एनपीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये कभी करने का, सिर्फ रेपिटेशन जब अलाउ होगा तो रेपिटेशंस अलाउ होना चाहिए। तो रेपिटेशंस अलाउ रहेंगे ना बच्चा तो वो वाला जो एग्जांपल लिया वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे देखो हमने फिजिक्स को लेने के बाद केमिस्ट्री लिया, मैथ्स लिया, बायोलॉजी लिया, फिजिक्स के साथ फिजिक्स फिर से नहीं आया। तो हर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये अलग ही अलग, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है बट रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन रेपिटेशंस आर अलाउड, इसको हम लोग एक सिंपल से फॉर्मूला से लिखते हैं, वो फॉर्मूला है n to the power r, n raised to r। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। देखो आप लोग खुद सोच सकते हो बच्चों, मैं आप लोग को यहाँ पे 3 नंबर का कोई भी 1 2 3 है आपके पास, आप कितने नंबर्स बना सकते हैं? ट्राई करके देखो बच्चों, आपको कितने मिलेंगे। इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास एंड आपने तीनों के तीनों ले लिए तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 27 पॉसिबिलिटीज आपको मिल जाएंगे निकालने के लिए। बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला है बच्चा n to the power r। ये कभी यूज करने का जब रेपिटेशन अलाउ करने को बोलेंगे तब। अब रेपिटेशन अलाउ नहीं होगा तब आपको एनपीआर का फॉर्मूला यूज करना है। सो फार सो गुड गाइज, एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? इतना तो समझ में आ गया। अब क्यों ना बच्चा यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को फाइनली स्टार्ट करें। स्टार्टिंग बच्चा एक्सरसाइज 3.3 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ेंगे, बचे हुए सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उतना ही लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 तक थोड़े एडवांस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड n if np6 raised to is to np3 is equal to 120/1। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे बच्चों np6 is to np3 बोला है, सबको पता है बच्चा मैं np6 का फॉर्मूला यूज करूंगा एंड फिर np3 का एंड रेशो बोला है तो अपॉन करूंगा। यहाँ पे np6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? n फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो मैंने पहला अपॉन में दिखा दिया आप लोग को। np6 अपॉन np3 इज इक्वल टू 120/1 विच कुड बी जस्ट रिटन एज 120। np6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n माइनस 6 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा, बिकॉज r का वैल्यू 6 है, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल, दैट विल बी इक्वल टू 120। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। एंड बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो n माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाएगा, इतना तो आपको आता है रेसिप्रोकल निकालना। तो n माइनस 3 द होल फैक्टोरियल विल कम at the numerator and n minus 6 will come, the whole factorial will come in the denominator, that will be equal to 120। अब यहां तक तो हमें सबको मैंने अभी करके दिया, बट इसके आगे फैक्टोरियल नोटेशन शायद सभी लोगों को पता है। n माइनस 3 बड़ा होता है n माइनस 6 से, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 दी होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 दी होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। यहाँ पे बचा n माइनस 6 दी होल फैक्टोरियल, n माइनस 6 दी होल फैक्टोरियल कट हो जाएगा, इसलिए आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, देयरफॉर n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे रिकॉल करो बच्चों, हमने फैक्टोरियल नोटेशन में ये सीखा था, आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टर्स है, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, तो राइट हैंड साइड में भी आपको 3 फैक्टर ऐसे लाने हैं जो बड़े से कम हो एंड एक से कम होना चाहिए, क्योंकि n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 एक से कम हो रहा है एंड सबसे पहला मैंने बड़ा लिया है फैक्टर। तो कौन सा हो सकता है बच्चा 120 के फैक्टर, जरा सोचो ना क्या होगा, 6 5 are 30 34 are 120, 6 5 4, एब्सोल्युटली 6 इंटू 5 इंटू 4 किया जा सकता है बच्चा। यहाँ पे हर एक फैक्टर एक से कम हो रहा है एंड 6 इज द बिगेस्ट वन। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं किसी भी फैक्टर को किसी करेस्पॉन्डिंग फैक्टर के साथ, छोटे वाले को छोटे के साथ कर सकते थे, मिडल वाले को मिडल वाले के साथ कर सकते थे, बड़े वाले को बगैर, मैंने बिगर फैक्टर को ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यू इवेंचुअली नो बच्चा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 बनेगा, तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9। दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, हमने n का वैल्यू निकाल दिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। था कि नहीं बच्चा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ये सिर्फ परम्यूटेशंस का फॉर्मूला को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, दीज आर सो बेसिक। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड m एंड n if m plus n p2 is equal to 56 and m minus n p2 is equal to 12। इसमें लीनियर इक्वेशन आने वाला है, आप खुद ट्राई करना चाहते तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें एंड मुझे जरूर आंसर दे। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों उन्होंने बोला है m plus n p2 is equal to 56। हमारा फोकस पहले कंडीशन पे होने दो। तो यहाँ पे बच्चा क्या होने वाला है, देयरफॉर n फैक्टोरियल मतलब ऊपर का, तो m plus n द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r बोलते हैं, तो m plus n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू 56। इसमें बच्चा m plus n बड़ा होता है, तो m plus n को थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सपांड करते हैं, तो m plus n मल्टीप्लाइड बाय m plus n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय m plus n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m plus n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। यहाँ पे m plus n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा m plus n इंटू m plus n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, इस ब्रैकेट को कभी मत करना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्टर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। देखो m plus n हो गया, उसके बाद m plus n माइनस 1 है, मतलब जाहिर सी बात है बच्चों आप लोग का फैक्टर एक से कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो ना, यहाँ पे m plus n हो गया एंड दूसरा वाला रहेगा बच्चा m plus n माइनस 1, मतलब आपका एक फैक्टर से कम होता दिख रहा है। यहाँ पे कहाँ पे देखो दिखा, तो इज इक्वल टू, तो बच्चों एक है तो दूसरा फैक्टर कम हो रहा है, तो 56 का भी ऐसा फैक्टर उठाओ जहां पे एक बड़ा होना चाहिए एंड दूसरा उससे एक कम होना चाहिए, तो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू बी व्हाट बच्चा, एब्सोल्युटली 8 7 था, तो यहाँ पे 8 इंटू 7 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब आप लोग इक्वेट कर सकते हैं या तो फर्स्ट फैक्टर को फर्स्ट के साथ या फिर सेकंड को सेकंड, मुझे लगता है फर्स्ट इज मोर इजियर, देयरफॉर इक्वेटिंग बिगर फैक्टर्स करेंगे तो m plus n का वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू 8। देखा कितना सिंपल था, यहाँ पे m plus n इज इक्वल टू 8 मिला तो हमें सोल्यूशन नहीं मिला है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व अब करने वाले हैं, बट यहां तक मिल चुका है। अब आपको नहीं लगता बच्चा m माइनस n p2 इज इक्वल टू 12 आप खुद भी करना पसंद करोगे तो खुद ट्राई करके देखो एंड चेक इट आउट बच्चा आपको क्या इक्वेशन मिल रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे m माइनस n द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 बनेगा। यहाँ बच्चों m माइनस n फिर से बड़ा निकला, तो m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल हो जाएगा, एक से कम किया, डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर में से एंड न्यूमरेटर में से m माइनस n माइनस 12 2 द होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा m माइनस n
इंटू m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। बट बच्चों 12 को कैसे लिखा जा सकता है? फिर से एक फैक्टर बड़ा होना चाहिए, दूसरा फैक्टर छोटा होना चाहिए, एंड दोनों फैक्टर में एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। 12 का ऐसा कौन सा फैक्टर है? 4 इंटू 3, एब्सोल्युटली। 3 इंटू 4 मत लिखना क्योंकि सबसे पहला बड़ा फैक्टर लिया है, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो हम कंपेयर करेंगे बिगर फैक्टर्स फ्रॉम बोथ द साइड, आइदर साइड। हम बोल सकते हैं m माइनस n का वैल्यू 4 है, तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल, तो इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत ही इजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे m प्लस n और m माइनस n की इक्वेशंस मिले। अब आपको सिर्फ करना क्या है बच्चों? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम लिविंग इट अपॉन यू। ट्राई करो खुद से, nn कैंसिल होगा, 2m इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। अगर 2m इज इक्वल टू 12 मिला तो आपको पता है m का वैल्यू कितना मिलेगा? 6। सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन ऑफ योर चॉइस। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया तो आपको n का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? जरा चेक करो ना, m प्लस n इज इक्वल टू 8 है, जगह पे m का वैल्यू 6 है तो n का वैल्यू विल बी 2। वेरी गुड। सो आपको यहाँ पे n का वैल्यू 2 मिला। कुछ कुछ जगह पे मैंने शॉर्टकट्स किए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मैं आप लोग को 10th स्टैंडर्ड वाले चीजें बताते बैठो, हर स्टेप्स वो आप लोग खुद कर सकते हैं, उतना तो काबिल हो ही आप लोग। तो जो जो चीजें आप लोग कर सकते हैं मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है, जो जो चीजें आप लोग को नहीं पता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सो फार एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सबको समझ में आया होगा। अब जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ बच्चा फाइंड आर बोला है, आपके पास एक कंडीशन देके रखा है, तो कंडीशन देके रखा है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। 12p r माइनस 2 अपॉन 11p r माइनस 1 इज इक्वल टू 3:14। वैसे दिखने के लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लिखता है ना, एक फील आता है, बट थोड़ा बहुत अलग है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बच्चों इसको मैंने रेशो फॉर्म में लिखा तो इज इक्वल टू 3/14 हो जाएगा। फिर बच्चों देखो इधर थोड़ा सा ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इधर मिस करते हैं, गलतियां करते हैं कि 12 फैक्टोरियल तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे 12 माइनस r माइनस 2 द होल फैक्टोरियल लिख लेते हैं। सही है या गलत है? गलत है बच्चों। 12 माइनस बराबर है, अरे बट r माइनस 2 एक पूरा एक कंप्लीट नीचे है ना, तो वो ब्रैकेट में आएगा। तो 12 माइनस ब्रैकेट में r माइनस 2 द होल फैक्टोरियल है, तो जब माइनस साइन ओपन हो जाएगा तो r माइनस 2 होगा या r प्लस 2 होगा? सोचो, r प्लस 2 होगा, तो इट विल बिकम 12 माइनस r प्लस 2 हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना बच्चा, एक्चुअली इट वाज r माइनस 2 ओनली, बट इट वाज द एंटायर थिंग, तो उसका माइनस हो रहा था तो ब्रैकेट ओपन हो गया तो r प्लस 2 बन गया। एंड इधर भी सेम टू सेम वैसे ही करोगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 3/14 विल रिमेन द सेम। उसका तो कोई काम धंधा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस r प्लस 2 द होल फैक्टोरियल विल रिमेन द सेम, मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल होगा तो 11 माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14 बन जाएगा। सो फार सो गुड, इजी है। चलो अब बच्चों यहाँ पे मैंने 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 द होल फैक्टोरियल। सबको पता है मैंने ऐसा क्यों किया है, एवरीवन नोज। 12 माइनस r प्लस 2 द होल फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस r प्लस 2 में देखो 12 और 2 का एडिशन किया जा सकता है, तो इट विल बिकम 14 माइनस r द होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1 होता है 12 माइनस r द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल बच्चा, जो लाइक टर्म्स थे मैंने ऐड कर दिए, चीजों को आसान कर दिया। एंड यहाँ पे 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। आपको यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ, मुझे तो सबसे पहले 11 फैक्टोरियल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, वो तो गायब हो गया, बट मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। हाँ, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों मैंने यहाँ पे नहीं किया, अभी मैंने कैंसिल नहीं किया अब तक, मैंने बाद में कैंसिल करने का सोचा, आप लोग पहले भी कर सकते थे। 14 माइनस r द होल फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r इंटू 12 माइनस r द होल फैक्टोरियल। रुको वहां पे, मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस r द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। अब सारे चीजें कटाकट कर दो, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस r द होल फैक्टोरियल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ ऊपर 12, नीचे बचेगा 14 माइनस r 13 माइनस r इज इक्वल टू 3/14। इतना ही तो बचा है। अब बच्चों इसके ऊपर, इसके आगे का एक स्टेप मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप खुद करें, क्योंकि कुछ नहीं करना है। 14 माइनस r 13 माइनस r को सेम रखो, बाकी सारे चीजें कैंसिल करो। 3 1 जार 3 4 जार हो जाएगा, 14 4 जार 56 हो जाएगा। मतलब बच्चों 14 माइनस r इंटू 13 माइनस r विल बिकम 56। चेक करके देखो बच्चों, लाइक टर्म्स टुगेदर 56 ही मिलने वाला है। अब सबको पता है बच्चों देयर आर टू फैक्टर्स,
एक बड़ा है, दूसरा एक से कम है, मतलब पहले वाले से एक कम है, एंड 56 का फैक्टर वैसे ही निकालना है, 8 7 आर, तो 14 माइनस आर 13 माइनस आर इज इक्वल टू 8 इंटू 7। आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं बच्चा, या तो बिगर साइड नहीं तो स्मॉलर साइड, तो अब मैंने बिगर साइड ले लिया, तो यहाँ पे 14 माइनस आर विल बी इक्वल टू 8। सबको पता है बच्चों, माइनस आर उधर जाएगा, 8 इधर आएगा, 14 माइनस 8 विल बिकम 6, आर इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर। आर ही तो एक्सपेक्ट किया था, आर मिल गया, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। तो कितना इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऐसे टाइप ऑफ, बहुत आराम से कर सकते हो। आप लोग ने अब तक खुद भी किया होगा, आशा करता हूँ कर लेना। अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको ज्यादा इजी लगे। ये वाला क्वेश्चन बच्चा शो दैट था, प्रूफ करना था, आपको LHS अलग से सॉल्व करना था, आपको RHS अलग से सॉल्व करना है, एंड उसको चेक करना है दोनों इक्वेशन सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, जो कि है n+1 NPR। अब n+1 का कोई काम धंधा तो नहीं है, तो n+1 बाजू में रख देते हैं, एंड NPR का फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाया है। तो NPR का फॉर्मूला क्या था बच्चा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल। इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू ओवर हियर? क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ करने जैसा था क्या? कुछ समझ में आ रहा है? आई रियली एम डाउटफुल ओवर हियर कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, बट कर सकते थे। नाउ ओवर हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप देख सकते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है एंड n+1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इसके बारे में सीखा था बच्चा, कोई भी एक बड़ा नंबर को उसके छोटे नंबर के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर का फैक्टोरियल बनता है। मतलब 5 into 4 फैक्टोरियल बिकम्स 5 फैक्टोरियल। तो इधर भी n+1 बड़ा है, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल बिकम्स n+1 द होल फैक्टोरियल। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे ये n+1 द होल फैक्टोरियल बनेगा डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल। कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे बोलते हैं सर वो n किधर गायब हो गया। अरे n गायब नहीं हुआ है, n+1 था वहां पे, एंड उसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाता है n+1 द होल फैक्टोरियल। पहले सिर्फ n+1 था, अब n+1 द होल फैक्टोरियल बन गया, वो n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से। आई होप एवरीवन इज नोइंग दिस। नहीं पता है तो फैक्टोरियल का सेशन प्लेलिस्ट में डाला है बच्चों, जरूर जाकर चेक करें। 2 सेशंस लिए, उसके ऊपर आपको वो सारी चीजें आना चाहिए। ओके, इधर मैं आज और कुछ नहीं कर सकता अभी फिलहाल, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दिया। अब सेकंड वाले में जाते हैं। RHS थोड़ा अजीब व गरीब लग रहा है। n-r+1 तो वैसे ही रहेगा, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट इसका कर सकते हैं। n+1 द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 minus r the whole factorial. Are we near to our answer? Absolutely not, but yes we are. अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इधर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं होगा, अलग अलग चीज है। बट मैं क्या देख सकता हूँ, n-r+1 को वैसे रखा, n+1 द होल फैक्टोरियल को वैसे रखा, बट नीचे देखो n+1 minus r, n+1 minus r the whole factorial could be expressed as n+1 minus r मल्टीप्लाइड बाय उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो n+1 माइनस आर से 1 माइनस कर दो तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। सोचो ना, कोई भी चीज का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कुड बी एक्सप्रेस एज 5 into 4 फैक्टोरियल। तो n+1 माइनस आर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? n+1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n+1 माइनस आर -1, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर द होल फैक्टोरियल। एक कम हो गया, शॉर्टकट आना चाहिए। अब बच्चों इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप सोच में पढ़ रहे होंगे नहीं कैंसिल हो रहा है। n माइनस आर प्लस 1 उधर देख रहे हो एंड n+1 माइनस आर देख रहे हो, ये दोनों सेम ही है। चेक करो ना, देखो तो n माइनस आर प्लस 1, n+1 माइनस आर, अरे सेम ही तो है। थोड़ा रीअरेंजमेंट क्या कर दिया तो अलग नहीं समझने का, सेम है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या है बच्चों? ऊपर n+1 द होल फैक्टोरियल बचता है, नीचे n माइनस आर द होल फैक्टोरियल बचता है। अब चेक करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो। आर दिस टू सेम? एब्सोल्युटली दे आर सेम। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2 करके लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। मैंने लिख लिया LHS इज इक्वल टू RHS। मेरा काम तो हो गया प्रूफ करने का, मेरा काम हो गया एक्सप्लेन करने का। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। इट वाज एज सिंपल एज दैट, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बाकी है। वैसे तो लग रहा होगा अरे 2 ही क्वेश्चन बाकी है, खत्म हो जाएगा। नाउ एक्चुअली कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम लोग रियल में परम्यूटेशंस को ऐसा हाथ लगाने वाले हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन होने वाला है परम्यूटेशन का, तो थोड़ा आसान है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेने वाला, क्वेश्चन नंबर 6, पहली बार पढ़ोगे ना तो
माइंड बॉगलिंग है। ओके चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाउ मेनी 4 letter words कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड माधुरी इफ सबसे पहला कंडीशन लेटर्स कैन बी रिपीटेड एंड सेकेंड कंडीशन लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके ध्यान से सुनो बच्चों, मैं एक और बात आप लोगों को बताने वाला हूं, आप पूरा एक्सरसाइज को छान कर सकते हैं, ऐसे छानबीन करो। माधुरी यहाँ पे वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड से आगे जाके माधुरी है, एल्गोरिदम है एंड मेनी मोर थिंग्स। आप एक बात उसमें देखोगे तो जो भी लेटर्स उन्होंने दिए, जो भी वर्ड्स उन्होंने दिए, माधुरी हो या एल्गोरिदम हो या पूरे एक्सरसाइज 3.3 की सिर्फ बात कर रहा हूं, उन सारे इसमें आप लोग देखोगे तो ऐसे सारे वर्ड्स उन्होंने जानबूझकर चुने हैं जिसमें एक भी लेटर फिर से रिपीट नहीं हो रहा है उस लेटर में, उस पर्टिकुलर वर्ड में। माधुरी में एम एक ही बार आया है, ए एक ही बार आया है, डी एक ही बार आया है, सब कुछ एक ही बार आया है। दिख रहा है बच्चों, जानबूझकर, बिकॉज अब तक वो वाले पड़ाव में हम लोग पहुंचे नहीं है जहां पे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहां पे चीजें रिपीट होती हैं। अभी हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, वो आगे के एक्सरसाइज में पढ़ने वाले। ओके तो अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल द वर्ड्स विच हैज ऑल द लेटर्स कमिंग ओनली वंस, सारे लेटर्स एक ही बार आने वाले। ओके तो माधुरी यहाँ पे ले लिया। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टोटल लेटर्स आर देयर। बच्चों टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 7 है, MADHURI 7। एंड हमें हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स बोला है, मतलब हमें 4 लेटर उठाने हैं। तो हमारा यहाँ पे हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर वी पिकिंग? 4, R इज इक्वल टू 4। आपके तसल्ली के लिए लिख के दिया। ओके यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। बच्चों मैंने आप लोग को शायद से बताया था कि जब भी रेपिटेशन अलाउ होता है तो हम एनपीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे n टू द पावर r। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों लेटर्स कैन बी रिपीटेड, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अलाउड व्हेन रिपीटिशन एक्चुअली इज अलाउड इज हाउ मच n टू द पावर r था, कुछ याद आया? तो n टू द पावर r मतलब यहाँ पे n कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें उठाने कितने? 4 है। काम खत्म। 7 टू द पावर 4 को करो बच्चों सॉल्व, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा 2401। इतने परम्यूटेशंस में कर सकता था अगर सारे लेटर्स को मैं अलाउ करता रिपीट करने के लिए, मतलब MMMM, AAAA, DDDD, ये वो लेटर्स भी अगर अलाउ करना होता तो मेरे पास 2401 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकते थे। वेरी सिंपल। अब जाते हैं बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे दैट इज रिपीटेशन लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब हर एक चीज यूनिक होने के वजह से इसमें हम एनपीआर का फॉर्मूला यूज करने वाले। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज एनपीआर। तो ये एनपीआर में n कितना है बच्चों? 7 है, r कितना है? 4 है। मतलब आउट ऑफ द 7 ऑब्जेक्ट्स यू आर टेकिंग 4 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो फॉर्मूला क्या था बच्चा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r द होल फैक्टोरियल। आउट ऑफ द 7 ऑब्जेक्ट्स यू आर टेकिंग 4 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, मतलब 7 माइनस 4 द होल फैक्टोरियल कर सकते हो। आप चाहो तो एनपीआर की जगह पे ही 7p4 लिख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने बाद में कर दिया, आप पहले भी कर सकते थे। 7 फैक्टोरियल तो सबको पता है 7 फैक्टोरियल है, 7 माइनस 4 मतलब 3 फैक्टोरियल होगा। इसको सॉल्व करें बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, कर लो, आपके खुद के लिए कर लो, मेरे लिए नहीं करना है तो करो। 7654 को मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा नंबर मिलेगा, नंबर ज्यादा भी बड़ा नहीं होगा, 2401 से तो छोटा ही होगा। 840 कॉम्बिनेशंस आर देयर। आप लोग इधर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं बच्चा, रिपीट होने वाला हमेशा ज्यादा होने चाहिए क्योंकि आप लेटर्स को रिपीट कर रहे हो तो वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। एंड जब आप लेटर्स को रिपीट नहीं करते हो तो आपके पॉसिबिलिटी देखो कितना अचानक से फिल्टर आउट हो जाता है। 840 सिंपल था क्वेश्चन बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाज वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फंडामेंटल आपको समझा होगा बच्चों इस क्वेश्चन से। ग्रेट। अब जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना लगता है, एंड सीखने के बाद बच्चों को लगता है कि ये बहुत सिंपल है, बट एक्चुअली सीखने के बाद ऐसा लगता है ना, पहले अगर क्वेश्चन देंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम इफ 4 सब क्वेश्चन है। सबसे पहला सब क्वेश्चन दिया है वाउल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अभी एवरीवन प्लीज फोकस, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम
के सारे लेटर्स को मुझे अरेंज करने हैं, मुझे अरेंज करना है। इसमें रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड नहीं लिखा है, इसमें रिपीट नहीं होने वाला है। एल्गोरिदम के ही लेटर्स को अरेंज करने हैं ना, तो ये जो लेटर्स हो रहे हैं उसी को अरेंज करना है, तो इसमें रिपीट नहीं हो सकता कोई भी। तो ये हमारा एनपीआर का ही फॉर्मूला होने वाला है, बट कंडीशंस बहुत डेंजरस है। सबसे पहला है कि भाई वावल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो कभी एक साथ नहीं आने वाले। सॉरी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वावल्स आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा एक साथ आएंगे। एकजुट बना के रखा है बच्चा, इन्होंने गठबंधन बना के रखा है कि हम सारे वावल्स एक साथ ही रहने वाले, किधर भी जाओ आप हम लोग को तोड़ नहीं सकते। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज को समझाने के लिए ना हर टीचर आपको पहली बार तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा बताता है। आप भी रफ में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद में सीख जाओगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि एल्गोरिदम में टोटल लेटर्स कितने हैं। ALGORITHM 7 लेटर्स, सॉरी 9 लेटर्स है। 9 लेटर्स में से मैं यहाँ पे देखो कुछ बॉक्सेस बना रहा हूं। देखो यहाँ पे ये जानबूझकर बॉक्स बनाया है आपको समझाने के लिए, दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। यहाँ पे देखो बच्चा, मैंने एक बॉक्स बना दिया। ये देखो, लेट अस कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट अस कंसीडर द 3 वॉवेल्स एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट। बच्चों आज से जो वॉवेल्स आपको दिख रहा है बच्चा, वो 3 वॉवेल्स दिख रहा है ना। कितने कितने वॉवेल्स है? एक है ए, दूसरा है ओ एंड तीसरा है आई। आपके पास 3 वॉवेल्स है। उसको मैं क्या करने वाला, अलग अलग एंटिटी नहीं मानूंगा, मैं उसको एक सिंगल ग्रुप करके उसको एक ही लेटर मानूंगा। उसको एक लेटर मानते हैं फिलहाल के लिए। ए ओ आई एक अकेला एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला लेट अस कंसीडर ऑल द 3 वावल्स दैट आर देयर टू बी सिंगल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको एक साथ रखना है ना। तो एक ऐसा कर दिया कि मैंने उसको गांठ बांध दिया एक थैली में। अब ए ओ एंड आई जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है, बराबर है। तो मुझे टोटल कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे आप देख सकते हैं बच्चा। मैंने यहाँ पे वैसे तो मुझे 9 बॉक्सेस बनाने चाहिए ना, क्योंकि 9 लेटर्स है, बट मैंने 7 ऑब्जेक्ट बॉक्सेस बना दिए। 7 बॉक्सेस क्यों? तो देखो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले बॉक्स में आ जाएगा बच्चा क्या, तो सबसे पहले बॉक्स में आ जाएगा AOI, पूरा एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद में सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे भी हो सकते, तो मैंने मान के चला दूसरे में L डाल दिया, तीसरे में G डाल दिया, चौथे में R डाला क्योंकि O तो हो गया, बाद में T डाल दिया, I तो गया है, फिर H डाल दिया, फिर M डाल दिया। तो ऐसे अरेंजमेंट है। अब मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे तो टोटल कितने लेटर्स हैं? आप बोलोगे 9, बिल्कुल नहीं। AOI को हमने सिंगल मान लिया, तो हाउ मेनी टोटल ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 ऑब्जेक्ट्स इन ऑल। अब बच्चों आपको नहीं लगता इन 7 को मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूं? एंड कैसे भी अरेंज करूंगा तो भी वो वॉवल्स जो रहेंगे वो हमेशा किधर भी जाएंगे तो वो एक साथ ही रहेंगे। AOI वो तो अपने साथ ही गठबंधन करके रखे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। वो तो किधर भी अरेंज करोगे तो वो हमेशा AOI ऐसा इधर इधर घूमते रहेगा, बट एक साथ रहेंगे। तो हो गया ना हमारा कंडीशन कंप्लीट। तो क्या मैं बोल सकता बच्चा यहाँ पे द 7 लेटर्स कुड बी अरेंज्ड इन 7 डिफरेंट वेज, मतलब 7p7 वेज हो जाएगा बच्चा, 7 में से 7। एंड मैंने आपको क्या बोला था बच्चा, जब सारे के सारे चीजें ली जाती है 7p7, इसी को हम 7 फैक्टोरियल वेज बोल सकते हैं। वेरी गुड। बट अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो बच्चों। ये 7 जो लेटर्स थे, 7 ऑब्जेक्ट्स थे, उनको मैं 7p7 वेज में अरेंज तो कर सकता हूं, 7 वे में अरेंज कर सकता हूं 7p7। बट आपको नहीं लगता बच्चे जो वाउल्स थे यहाँ पे आपके पास AOI, वो भले ही इधर उधर ऐसा एक साथ हुए, बट आपको नहीं लगता वाउल्स को एक साथ बोला था? ऐसा थोड़ी ना बोला था कि हमेशा A ही पहला होगा, O ही बाद में होगा, I ही बाद में उसके बाद होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये AOI एक साथ ही रहेंगे, बट उनमें से भी वो भी एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं। AOI में भी म्यूचुअल अरेंजमेंट्स की जा सकती है 3 वेज में। तो मतलब बोल सकता है बच्चा यहाँ पे एंड द 3 वाउल्स आर देयर, जो वाउल्स आपके पास है उनको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ 3p3 वेज में। 3 वाउल्स को तीनों को लिया एक साथ तो मैं 3p3 वेज में कर सकता हूँ, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज। वेरी सिंपल। 7 लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है 7p7 वेज में, बट जो मैंने वाउल्स को एक साथ लिया उनको भी म्यूचुअली अरेंज किया जा सकता है 3p3 वेज में। सिंपल है,
अब जाकर आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, तो हम बोल सकते हैं therefore the total number of arrangements that could be made is 7 factorial multiplied by 3 factorial, and इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 into 6 into 5 4 3 2 1 into 3 into 2 into 1, थोड़ा बड़ा नंबर मिलने वाला है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर है। 30,240 वेज पॉसिबल है बच्चों आप लोग को यहाँ पे ऐसा वाउल्स को एक साथ लाने का। सिंपल है सर। चलो अभी ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, मतलब सब क्वेश्चन नंबर बी में जाते हैं। नो टू वाउल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अरे ये तो पूरा कॉन्ट्रास्ट हो गया, वहां पे तो अमर अकबर एंथनी की तरह सब लोग एक साथ थे, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बिछड़ गए। नो टू वाउल्स आर टुगेदर, इसका मतलब है कि भाई ए के साथ कभी ओ आएगा ही नहीं, ओ के बाजू में कभी आई आएगा ही नहीं, आई के बाजू में कभी ए आएगा ही नहीं, कोई एक दूसरे के बाजू में नहीं रहेंगे, माइल्स अपार्ट रहेंगे। अब ये क्वेश्चन को समझाना थोड़ा मुश्किल भी है, समझना भी थोड़ा मुश्किल है, तो ध्यान से सुनो। नो टू वावल्स आर टुगेदर समझाने के लिए मैंने क्या किया मालूम है, मैंने बॉक्सेस ऐसे बना दी कि नो टू वावल्स ना, तो वावल्स को छोड़ो, कॉन्सोनेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला बॉक्स डाला, बॉक्स डाला, बॉक्स डाला, बॉक्स डाला, बॉक्स डाला। ये बॉक्सेस क्या है देखो। सबसे पहला बच्चा एल ले लिया, ध्यान से सुनो। फिर मैंने जी ले लिया, ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये वावल्स नहीं है। फिर आर ले लिया, फिर मैंने टी ले लिया, फिर मैंने एच ले लिया एंड मैंने एम ले लिया। अब देखो बच्चों, आपको नहीं लगता उसके बाजू में मैंने कुछ और खाली बॉक्सेस भी डाल दिए? देखो यहाँ पे ये बॉक्स देखो, ये बॉक्स देखो, बॉक्सेस 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 एंड बॉक्सेस। तो ये सारे बॉक्सेस क्या है? दीज आर ऑल दी पॉसिबल प्लेसेस। ये वो पॉसिबल प्लेसेस है जहां पे मैं वाउल्स को डाल सकता था। देखो ना, एल के बाजू में मैंने एक जगह रखा है, वहां पे मैं ए को रख सकता था कि नहीं? रख सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि वहां पे ए रख सकता था, तो एल के बाजू में जो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है वहां पे मैं ओ रखता, तो आपको नहीं लगता वाउल्स कभी एक साथ एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, राइट ना? अगर मैं एल के राइट हैंड साइड में ओ रखता हूं तो मैं जी के राइट हैंड साइड में आई रख सकता हूं, सो वाउल्स विल नेवर टच। तो आप किधर भी इन सारे बॉक्सेस देखो, दीज आर ऑल द पॉसिबल बॉक्सेस जहां पे आप किधर भी वाउल्स डालो कभी जिंदगी में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। कैन यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर ऑल द पॉसिबल बॉक्सेस आई हैव डन। इसके अलावा और बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, राइट? सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड सो फार। ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो 6 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास थे। कौन से? एल जी आर टी एच एम, 6 कॉन्सोनेंट्स। तो वो 6 कॉन्सोनेंट्स एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं कैसे भी। ऐसा थोड़ी ना है ना कि एल जी आर टी एच एम ही होना चाहिए, कैसे भी हो सकता है। एल के जगह पे जी आ सकता है, जी के जगह पे आर आ सकता है। तो ये 6 कॉन्सोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं 6p6 वेज में, मतलब 6 फैक्टोरियल वेज में। ये तो सिंपल है, बट इधर थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर मैं आप लोग को बोलूंगा बच्चा अभी जो 3 वाउल्स है उनको अरेंज करने के लिए कितना प्लेसेस है, तो मजे की बात यहां पे देखो, आपके पास टोटल प्लेसेस कितने हैं, कितने जगह है। बॉक्सेस देखो, खाली बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 जगह है एंड आपको उसमें 3 वाउल्स को डालने का है। तो जगह आपके पास 7 है एंड आप उसमें से सिर्फ 3 ले रहे हो। So there are 7 objects and you are taking only 3 at a time. तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा therefore the 3 vowels could be arranged in 7 places में से 3 places लेना है, तो 7p3 ways. Very simple thing to understand, right ना? 3 vowels को ले रहे हो, 7 places आपके पास है, उन 7 places में से मैं कहीं पे भी 3 में डाल सकता हूं, तो 7p3 ways हो गया। तो यहाँ पे बच्चों therefore हम लोग 7p3 को कैसे लिख सकते हैं? 7 factorial divided by 7 minus 3 the whole factorial। इसको हम लिख सकते हैं बच्चा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो बच्चों, 7 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 into 6 into 5 करो, आपको मिल जाएगा 210 वेज। काम खत्म नहीं हुआ है, फाइनल स्टेटमेंट लिखो। Therefore the total number of arrangements that could be made is 6 factorial ways multiplied by 210। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, मल्टीप्लाइड बाय 210 को मल्टीप्लाई करो, बड़ा और भी बड़ा नंबर मिलेगा 1,51,000 एंड 200 वेज है बच्चों कि 2 वाउल्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए इसके। बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट? चलो ये भी समझ में आया होगा बच्चों आप लोग को। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सब क्वेश्चन नंबर 3। ये तो उससे भी डेंजरस है। पहला वाला डेंजर था, दूसरा वाला डेंजर था, तीसरा वाला और भी डेंजर है। कॉन्सोनेंट्स मस्ट बी एट इवन पोजिशन। अरे एक आया था नवीन। यहाँ पे बच्चों एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहाँ पे हर बच्चा कंफ्यूज होता है एंड कंफ्यूज कहां पे होता है मैं वो भी बताना चाहता हूं, तो प्लीज ध्यान से सुने। मुझे पता है कि आप कहां गलती करने वाले हैं एंड वो गलती हो चुकी है बहुत बार, इसलिए बताना चाहता हूं। कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशंस में होने चाहिए।
अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एल्गोरिदम में टोटल बॉक्सेस कितने, 9 बॉक्सेस हैं, तो मैंने यहाँ पे 9 बॉक्सेस बना दिए। ये देखो, ये बॉक्सेस 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 बॉक्सेस, देयर आर टोटल 9 बॉक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, सारे बॉक्सेस तो ब्लू थे, बट यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मैंने ग्रीन कलर के दिखाए हैं। अब मैंने ग्रीन कलर का क्यों दिखाया है मालूम है? वो ग्रीन कलर एक्चुअली डिनोट कर रहा है बच्चों इवन प्लेसेस। देखो ना, सेकंड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, सिक्स्थ बॉक्स एंड एट्थ बॉक्स रेस्पेक्टिवली, एंड टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है ना मेरे पास, एल्गोरिदम लिखने के 9 है। बट इस बार ना बच्चा मेरा कॉन्सोनेंट जो है ना, वो सिर्फ कॉन्सोनेंट जो है ना बच्चा, वो इवन पोजीशन में होने चाहिए। सिर्फ मैंने गलती से बोला, कॉन्सोनेंट जो है बच्चा वो इवन पोजीशन में होने चाहिए। अब यहाँ पे ना बच्चों, अगर मैं आप लोग को पूछूंगा ना, तो बहुत सारे बच्चे इधर गलती करते हैं कि मेरे पास इवन पोजीशन में होना चाहिए। मतलब कितने इवन पोजीशंस है मेरे पास? 4 पोजीशंस है, 4 प्लेसेस है ना बच्चा, मेरे पास 4 प्लेसेस है। एंड मेरे पास एल्गोरिदम जो वर्ड है उसमें कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने हैं? 6 है। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? अब तक हर बच्चे ने 6p4 बोल भी दिया होगा, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। बच्चों ध्यान से सुनो, आपके पास 4 प्लेसेस है एंड आपके पास कॉन्सोनेंट्स ज्यादा है, ये 6p4 हो ही नहीं सकता। बच्चों 4 प्लेसेस में 6 कॉन्सोनेंट्स को भरना है, 6p4 कैसे हो सकता है? 6p4 का मतलब होता है कि आपके पास 6 प्लेसेस होने चाहिए, उसमें आप 4 में डाल रहे हो। देखो दिस इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सोचो, मैंने आप लोगों को 6 कुर्सियां दी बच्चों, एंड 6 कुर्सियों में मैंने बोला कि 4 लोगों को बिठाओ, तो आप बिठा नहीं सकते क्या? 2 कुर्सी रह जाएगी, ठीक है, बट आप बिठा तो सकते हो। 6 कुर्सियों में 6 को भी बिठा सकते हो। बट बच्चों अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास 4 कुर्सियां है, ये देखो आपको एक ग्रीन दिख रहा है, दीज आर 4 चेयर्स, एंड मैंने बोला इसमें 6 लोगों को बिठाओ, पॉसिबल है क्या? एक दूसरे के ऊपर बिठना है क्या? नहीं। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास कॉन्सोनेंट इवन पोजीशन में होना चाहिए, बट मेरे पास तो इवन पोजीशन सिर्फ 4 है एंड मेरे पास कॉन्सोनेंट 6 है, तो मैं 4 प्लेसेस में 6 को कैसे बिठाऊं? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि देन कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशन में भी होना चाहिए एंड सारे कॉन्सोनेंट्स बैठ नहीं रहे हैं, तो करेंगे क्या? क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश करो बच्चों। क्वेश्चन क्या बोलता है? कॉन्सोनेंट्स मस्ट बी इन द इवन पोजीशन नहीं बोला है, कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशन में है। इसका ये मतलब है बच्चों कि यहां पे जो इवन पोजीशंस आपको दिख रहे हैं, वहां पे सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्सोनेंट का हक बनता है। कॉन्सोनेंट्स इवन पोजीशन में है, इसका मतलब है कि वाउल्स जो है बच्चों वो कभी इवन पोजीशन में बैठ नहीं सकते, वाउल्स ऑड पोजीशन में। तो कॉन्सोनेंट सारे के सारे इवन पोजीशंस आर बीन सिलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट्स, उन्होंने ले लिया ऑलरेडी, उन्होंने वहां पे अपना कब्जा जमा के रखा है सारे इवन पोजीशंस। तो बाकी के 2 कॉन्सोनेंट्स उन्होंने ऑड भी ले लिए, ऑड प्लेसेस भी उन्होंने ले लिया है, कुछ बचे हुए, एंड सारे इवन प्लेसेस भी कॉन्सोनेंट्स ने लेके रखा है। तो वॉवेल्स को इवन प्लेसेस के जगह ही नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल बच्चों अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इट्स लाइक आपने कभी वो महिलाओं का डब्बा, महिलाओं का वो आरक्षित बसेस वगैरह में सीट्स देखा होगा बच्चों। इट्स लाइक बच्चों वहां पे आरक्षण लिखा रहता है फॉर लेडीज ओनली, तो वहां पे सिर्फ लेडीज बैठेंगे। एंड उसी के साथ जो जनरल कुर्सियां होती है वहां पे भी लेडीज बैठ सकते हैं ना बच्चा, समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक कॉन्सोनेंट्स आर एक्टिंग एज द यहाँ पे लेडीज कंपार्टमेंट, तो वहां पे कॉन्सोनेंट बैठ सकते हैं, बट उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट्स आ गए तो वो बाकी के जनरल में भी बैठ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आई नो दिस एग्जांपल थोड़ा बहुत मैच करता है, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे जो 4 जगह है वहां पे 4 कॉन्सोनेंट्स बैठेंगे, एक्स्ट्रा जो 2 कॉन्सोनेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, बट ये 4 जगहों में, ये इवन जगहों में कहीं पे भी वॉवेल्स को जगह नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसलिए हम कॉन्सोनेंट्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे वॉवेल्स पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट्स अगर इवन पोजीशंस में है, देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं? वॉवेल्स मस्ट ऑलवेज बी एट द ऑड पोजीशंस। वेरी सिंपल। अभी देखो बच्चों, ऑड पोजीशंस मेरे पास कितने कितने, ब्लू वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ऑड जगह है एंड मेरे पास वॉवेल 3 है। अरे वाह, ये इजी हो गया। 5 जगहों में से सिर्फ 3 जगह भरना है, तो सिंपल है। तो क्या बोल सकता है? देयर आर 5 ऑड प्लेसेस एंड द 3 वॉवेल्स आर प्रेजेंट। तो आई कैन से बच्चा देयरफॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवेल्स कैन बी डन इन 5p3 वेज।
है ना, वाउल्स कर सकते हैं ना 5p3 वेज में, 5 जगहों में से 3 कोई भी उठा सकता है। तो जिसको हम लिख सकते हैं बच्चा 5p3 कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 द होल फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉल्व करके देखो 5 4 दा 20, 20 दा 60, 60 वेज मिलेंगे, बराबर है वाउल्स को रखने के। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वाउल्स को रखने के लिए 5p3 वेज है। अब बच्चों मेरे पास मैंने 3 प्लेसेस तो उठा लिए, 3 प्लेसेस खत्म हो गए। अब मेरे पास 6 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं एंड 6 के लिए ये 4 तो ऑलरेडी जमा हुई है, बट आपको नहीं लगता बच्चा वो 5 प्लेसेस में 3 गए तो और 2 बचे ही है अभी भी। तो कहना से बच्चा देयर आर 6 प्लेसेस रिमेनिंग वेयर द कॉन्सोनेंट्स कुड बी प्लेस्ड, 4 of the even places and 2 remaining. So I can say बच्चा therefore the 6 consonants could be arranged in 6p6 ways. 6p6 ways में मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, बराबर है, जिसको हम 6 फैक्टोरियल वेज भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर है बच्चों, ग्रेट। तो हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा therefore the total number of arrangements could be done is 6 factorial multiplied by 60. इसका आंसर भी थोड़ा सा लंबा मिलता है, 43,200 वेज मिलेंगे। इतने वेज में हम कॉन्सोनेंट्स को इवन पोजीशंस में रखकर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब क्वेश्चन नंबर डी में जाते हैं एंड ये सबसे इजीएस्ट है, खत्म होने आया बच्चों। अब ये क्वेश्चन इजी है। इन्होंने बोला है कि बच्चा हम ऐसे अरेंजमेंट्स करना है जहां पे ओ मस्ट बी द फर्स्ट एंड टी मस्ट बी द लास्ट लेटर हमेशा। ये तो ज्यादा इजी हो गया ना बच्चों, ना कॉन्सोनेंट का झंझट, ना वाउल्स का झंझट, ना इवन पोजीशंस, ना ऑड पोजीशंस, कुछ भी टेंशन नहीं है, ना टुगेदर वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ एक कंडीशन डाला है बच्चों कि आपके पास यहाँ पे 9 बॉक्सेस है, मतलब 9 लेटर्स रखने के अरेंजमेंट है, उसमें कुछ भी कर रहे हो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहला लेटर ओ आना चाहिए एंड सबसे लास्ट लेटर टी आना चाहिए, बस इतना ही। तो ओ को अरेंज करने का एक ही पॉसिबल पोजिशन है 1, टी को अरेंज करने का सिर्फ एक ही पार्ट है 1, बीच में बचे 7 बॉक्सेस एंड बचे हैं 7 लेटर्स। वावल्स आने दो एक साथ, नहीं आने दो, कॉन्सोनेंट आने दो नहीं आने दो, इवन कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हमें ओ का टेंशन नहीं लेना है, टी का टेंशन नहीं लेना है। बीच में 7 प्लेसेस है एंड 7 कॉन्सोनेंट्स है, 7 लेटर्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बच्चों द 7 रिमेनिंग लेटर्स could be arranged in 7p7 ways, मतलब 7 factorial ways। 7 factorial को सॉल्व किएंगे तो हम लोग को मिलेगा 5040 ways। दिस इज हाउ बच्चों में ओ को पहला रखकर टी को बाद में रखकर अरेंजमेंट कर सकता हूं। मुझे 5040 ways मिलेंगे इन टोटल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो होपफुली बच्चों ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी लगा। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दिस इज द ओनली चैप्टर जो हर जगह पे हर टीचर्स बोलते हैं कि सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है। आप देख सकते हैं, देखो सॉल्यूशन कितने 3-3 4-4 लाइंस के, ऐसे भी नहीं कि आपको बड़े-बड़े लाइंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, कभी नहीं मिलेगा। 4-5 लाइन से ज्यादा कभी सॉल्यूशन होते ही नहीं है इसके, एक क्वेश्चन के। बट क्वेश्चन को समझना ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। आप लोग को थोड़ा टाइम जरूर देना पड़ेगा बच्चों। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से करो। अगर आगे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझना है, यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। अभी से स्टार्ट करो, अच्छी तरह से पढ़ो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 को। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर सकते हैं, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर लिटरली स्ट्रगलिंग विद HSC क्लास 11 का पोर्शन, एट द सेम टाइम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।